So what is a fuel cell? देखो एक छोटा सा लाइन, a cell in which a combustion reaction, a cell in which combustion reaction is used as the cell reaction, in which combustion reaction is used as the cell reaction. For example, देखो मैं यहां लिख रहा हूं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, ये ठीक है कंबशन रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ कंबशन हो रहा है, वाटर बन रहा है ना। प्रोपेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। देखो सेकंड रिएक्शन में कोई हाइड्रोकार्बन का कंबशन हो रहा है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा। प्रोपेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो बड़ा अगर हम किसी कंबशन रिएक्शन को एज सेल रिएक्शन यूज करें और करंट बना ले, उसे आप बोलेंगे फ्यूल सेल। जैसे इसे बोलेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अगर आपको याद है कहीं 8th 9th या 10th क्लास में आपने पढ़ते हैं कंबशन की डेफिनेशन। व्हाट इज कंबशन? इट इज एन ऑक्सीडेशन। क्या बोला? इट इज एन, ऐसे स्टार्ट करते आप। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं जो कंबशन है ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन मतलब इसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। कंबशन रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन इज ए स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, अपने आप होती है। और किसी भी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को अगर आप इनडायरेक्टली करते हैं तो करंट मिल जाती है। यही प्रिंसिपल था ना, है ना। लिखोगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, लिखे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। देखो इसमें एनोड जो है ना, दैट इज ग्रेफाइट पाउडर with platinum dust and a cathode again, that is again graphite powder with platinum dust। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंबाइन करने में जो प्लेटिनम है ना, वो एक कैटलिस्ट का काम करता है। वो इस रिएक्शन को एक्टिवेट करता है, हेसन अप करता है, फास्ट करता है। क्या करना है? ग्रेफाइट का पाउडर लेना है, उस पाउडर में कोई ग्लूइंग चिपकने वाला सब्सटेंस ऐड करना है, फिर उसको ना पैक करके एक इलेक्ट्रोड रॉड बना देना। अब जो रॉड बनेगी ना वो पोरस होगी, पोरस पाउडर से बनी है ना, उसमें पोर्स होंगे ताकि उसमें से गैसेस आसानी से डिफ्यूज कर पाए, है ना। तो ग्रेफाइट पाउडर पैक्ड इनटू द इलेक्ट्रोड और बीच में कुछ प्लेटिनम डस्ट ऐड की गई और इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज QH or NaOH concentrated solution। QH या NaOH का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जो है वो एज इलेक्ट्रोलाइट होता है। नेक्स्ट लिखता हूं एट एनोड हाइड्रोजन gives 2 times HI by the loss of 2 electrons। बड़ा इसमें हम क्या करते हैं, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, एक तरफ से ऑक्सीजन गैस पास करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये इसका रॉ मटेरियल है। एक तरफ से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन गैस पास करते हैं। देखो जहां से हाइड्रोजन पास करते हैं वो एनोड का काम करता है। एनोड हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ प्लेटिनम ये बनाता है HN+2 इलेक्ट्रॉन।
and at cathode is oxygen plus 2 times hydrogen plus 2 electron gives what? देखो यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ऑक्सीजन और ये वाले 2 हाइड्रोजन और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन भी समझ। तो एक तरफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड में और एक तरफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन भी कैंसिल हो गए, हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव्स वाटर। नाउ दैट इज द सेल रिएक्शन। और ध्यान से देखो ये वही सेल रिएक्शन है जो कंबशन रिएक्शन, हमने इसी कंबशन रिएक्शन को सेल रिएक्शन बना दिया। ऑक्सीडेशन अलग से किया, रिडक्शन अलग से किया। और बड़ा ये जो सेल है इसका स्टैंडर्ड ई सेल जो है दैट इज 1.23 वोल्ट का है। मतलब ये जो सेल है ये हमें 1.23 वोल्ट्स का पोटेंशियल देता है। इसका वोल्टेज कम है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है प्लेटिनम की वजह से, ये दूसरा ड्रॉबैक है। लेकिन इसके अंदर ढेर सारे एडवांटेजेस भी हैं। पहला एडवांटेज कि इसका जो फ्यूल है वो गैसेस की फॉर्म है। आप जानते हो गैस फ्यूल को स्टोर करना अंडर प्रेशर बड़ा कन्वीनियंट है। छोटे से सिलेंडर में हम ढेरों सारी गैसेस को स्टोर कर पाते हैं। लिक्विड या सॉलिड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, गैस को कंप्रेस करके बड़े कम वॉल्यूम में ले आते है ना, और गैस को ट्रांसपोर्ट करना भी आसान होता है। ठीक है ना, पैक किया कंटेनर में या एक सिलेंडर लगा दिया, उसमें हाई प्रेशर में पैक कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर लिया। ठीक है ना। और थर्ड इसका एडवांटेज क्या है कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो इनएग्जॉस्टेबल है। पीछे से सिलेंडर लगा दो, खत्म हुआ, हटा के नए सिलेंडर लगा दो, सेल के खत्म होने की टेंशन नहीं है। अदरवाइज जो पैक सेल होता है मटेरियल खत्म हो जाता है, फिर आपको सेल चेंज करना पड़ता है। पर ड्रॉबैक सबसे बड़ा यही है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। बेटा जो स्पेस क्राफ्ट जाते हैं ना वो ये वाला सेल लेके जाते हैं, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट में कन्वीनियंस ज्यादा मैटर करता है, कॉस्ट मैटर नहीं करता। और सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना रहा है, यही वाटर जो है ना एस्ट्रोनॉट्स पीने के काम में इस्तेमाल कर पाते हैं, अलग से पानी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक और बड़ा पॉइंट है, ये जो सेल है ना इसकी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। इसकी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। इसकी एफिशिएंसी ना 70 to 80% में। आप शायद पढ़ते हैं फिजिक्स में ज्यादातर मशीन की एफिशिएंसी 35% के रेंज में होती है, बट इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। मैं यहां लिखता हूं एफिशिएंसी दैट इज डेल्टा H rather डेल्टा G अपॉन डेल्टा H मल्टीप्लाइड 100। ये फार्मूला है एफिशिएंसी का, आप भी लिख सकते हैं डेल्टा G डिवाइडेड बाय डेल्टा H मल्टीप्लाइड 100। बड़ा डेल्टा H मतलब कि हमने कितनी हीट सप्लाई की, डेल्टा G मतलब हमें कितना वर्क मिला। डेल्टा G वर्क होता है ना, तो वर्क ऑब्टेन्ड हीट सप्लाइड मल्टीप्लाइड। देखो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबस्ट करते हैं ना तो हीट लिबरेट होती है 289.5 किलो पर मोल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कंबशन है ना, ये रिएक्शन हमने पढ़ रखी है थर्मोडायनामिक्स में, 280 समथिंग 9.6 कुछ ऐसी वैल्यू, ये आ गई डेल्टा H की वैल्यू। और जो डेल्टा G आ रहा है ना यहाँ पे वो है -NFE से। देखो बताओ ठीक है ना, -2 into 96500 into 1.23 वोल्ट। बड़ा ये n की वैल्यू मैं यहां चेक करता हूं। अब बताओ n की वैल्यू 2 समझ आ रही, बोलो n की वैल्यू 2 है ना। बड़ा इसको सॉल्व करें, ये कुछ -237 के रेंज में आता है। तो ये वैल्यू अगर मैं यहां लगा दूं -237 डिवाइड बाय -289 मल्टीप्लाइड 100, ये भी मैंने 289 ले लिया अप्रॉक्सीमेटली। तो इसको सॉल्व करें तो ये बचे ये 80%, केवल 83%, कुछ 83% के रेंज में आ जाता है। इसकी थ्योरेटिकल एफिशिएंसी 80% से ऊपर चली जाती है।
इसकी वर्किंग एफिशिएंसी 70% से भी ऊपर रहती है। इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, हम इसको जितनी एनर्जी देते हैं ये उसका 70 से 75% वर्क में कन्वर्ट करके हमें हो, तो इसकी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस फ्यूल। बेटा ये जो प्रोपेन वाला फ्यूल सेल है ना, इसमें एन की वैल्यू 20 है, ये भी याद रख लेना, कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं, या एन की वैल्यू 2 है। आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की निकाल सकते हैं बेटा, यहाँ 0 और यहाँ पे -2, तो बताओ ना 0 से -2 कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और ऑक्सीजन कितने? 10 into 2 20 है ना। प्रोपेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में n का वैल्यू 20, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में n का वैल्यू। तो अगर हम किसी कंबशन रिएक्शन को एज सेल रिएक्शन यूज करते हैं, वी कॉल दैट सेल एज फ्यूल। और बड़ा एक और डिस्कशन है, वो है, लिखो, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, corrosion, हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन। आप एक लाइन लिखो, impure iron gets rusted in presence of moisture, and oxygen. बड़ा इस लाइन में ना दो ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव, जो प्योर आयरन होता है उसकी रस्टिंग नहीं होती। स्टील इज ए प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, स्टील में इंप्योरिटी नेग्लिजिबल होती है, तो इसलिए स्टील की रस्टिंग नहीं होती है ना। इम्प्योर आयरन रस्ट होता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में। बड़ा अगर मॉइस्चर नहीं होता है ना, ड्राई सीजन है, तो भी रस्टिंग नहीं होती। रस्टिंग के लिए मॉइस्चर चाहिए होता है। आगे लिखो, रस्ट इज हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन। रस्ट इज हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन। ये मैंने लिखा इसका फार्मूला Fe2O3 into X times वाटर। हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन, ये जो ब्राउन कलर का या रेड कलर का रस्ट होता है उसका फार्मूला आयरन ऑक्साइड। तो बड़ा जो आयरन है, आयरन का फार्मूला क्या लिखते हैं, वो तो सिंपल है। तो बड़ा आयरन एयर में इसमें कैसे कन्वर्ट हो जाता है? द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लिखो इस बात को, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन in air, the process of rusting of iron in air can be explained on the basis of electrochemical theory, on the basis of electrochemical theory। तो बड़ा एक इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है, उसके बेसिस पर आयरन रस्ट कैसे करता है ये हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। फिर लिखो आगे, बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द आयरन, a very large number of
miniature, a very large number of miniature electrochemical cells are created on the surface of iron. आप देखिए बोर्ड पर बेटा, अगर आपने कोई आयरन का रस करता हुआ पीस देखा हो, हाँ देखो, मान लो मेरे पास ये कोई आयरन का पीस है ना, एक शीट है, और बाई चांस ये शीट छत पर रह गई हमारे। अब रेनी सीजन में या थोड़ा देर के बाद जब हम देखते हैं तो हमें क्या लगता है, इसके ऊपर ना कोई ऑरेंज कलर के या रेड कलर के ना डॉट्स दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं होता कि रस इस एंड से शुरू होती है और उधर तक चलती है, ऐसा थोड़ी होता है ना। जगह जगह डॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं रस शुरू में। वो अलग बात है, टाइम के साथ ज्यादा बड़ा एरिया कैच हो जाता है, बट शुरू में अगर आप देखें तो रस के डॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं जगह जगह, अलग अलग जगह। अब क्योंकि डॉट्स बन रहे हैं तो ये कहा जाता है कि आयरन के सरफेस के ऊपर बहुत सारे, मान लो ये सारे जो है ना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, छोटे छोटे सेल बन रहे हैं, नेचुरली बन रहे हैं, हवा में और मॉइस्चर की प्रेजेंस में अपने आप सेल बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं चलिए देखते हैं। बेटा मैं ना आयरन को थोड़ा सा मैग्नीफाई करता हूं, है ना। पहले मैं ऐसे बात करता हूं, मान लो ये आयरन का पीस है, देखना, है ना। प्लीज बेटा, ये आयरन का एटम है, बोलो किसका एटम है? आयरन का एटम, है ना। बीच में ना कोई इंप्योरिटी है, ये इंप्योरिटी है। जैसे याद करो, पिग आयरन में 4 से 5% कार्बन इंप्योरिटी होती है ना, ये कार्बन इंप्योरिटी है ना। इसके बाद फिर आयरन एटम है। अब मुझे बताओ, ये वाला आयरन और ये वाला आयरन बीच में कौन है? कार्बन, है ना, इंप्योरिटी। अब ये जो कार्बन इंप्योरिटी है ना, ये नॉन कंडक्टिंग है, कार्बन नॉन कंडक्टिंग, है ना। अब ये वाला एटम इसको ए बोलता हूं, इसको लेता हूं बी। बताओ एटम ए और एटम बी सरफेस पर आपस में टच में है क्या? नहीं है ना। उनके बीच में इंप्योरिटी, उनके बीच का डायरेक्ट कांटेक्ट टूट गया, है ना। तो बेटा एटम ए और एटम बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। जब दो एटम टच में नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है ना। और अगर मैं ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करूं तो एक छोटा सा सेल बन जाएगा, है ना। तो आयरन इंप्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया? इंप्योरिटी की वजह से आयरन का टच आपस में टूट जाएगा, और जहां जहां टच टूट जाएगा वहां पर अगर कंडीशंस फेवरेबल है तो छोटे छोटे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएंगे। चलूं मैं आगे। अब मैं इसको और मैग्नीफाई करता हूं, देखो ऐसे थोड़ा सा समझाने के लिए। बेटा देखना, मैंने ना एट पॉइंट ए को यहां शो किया और पॉइंट बी को यहां शो किया। मतलब पॉइंट ए और बी आपस में टच में नहीं है, थोड़ा दूर दूर है, मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है। बी में कुछ इंप्योरिटीज है जिनकी वजह से ए और बी डायरेक्ट टच में नहीं। ओके, सेकेंड पॉइंट। अब बताओ, एयर में मॉइस्चर है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना, ये बन गया कार्बोनिक एसिड मॉइस्चर की वजह से। अब ये कार्बोनिक एसिड जो है ना, इट कैन प्रोड्यूस आयंस, बोलो ठीक है। अब ये जो आयन अगर यहां पे प्रेजेंट है मॉइस्चर के साथ तो ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करेंगे, मॉइस्चर विद कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अगर आप सी के पास रहते हैं तो वहां जो पानी है उसमें पहले ही साड़ी है ना, इस वजह से जो सी है उसके पास रस्टिंग का प्रोसेस ज्यादा तेज हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, है ना, सेल में कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट स्टेप। अब एट पॉइंट ए, जो पॉइंट ए है ना, यहां पे जो आयरन है, आयरन वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया है ना, एट एनोड। ए पॉइंट एनोड का काम कर रहा है। बताओ वहां पे आयरन क्या कर रहा है? फेरेसाइट बना रहा है, बाधा। और इस रिएक्शन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है
बच्चे वो -0.44 वोल्ट है। बताओ पोटेंशियल प्लस में या माइनस? अगर पोटेंशियल प्लस में हो तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, पोटेंशियल माइनस में हो तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा टेंडेंसी होती है। पोटेंशियल को देखकर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आयरन में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, आयरन मेटल है उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी तो ये बता है ना। तो ये जो फेरस आयन है ना, यहां आगे फेरस आयन, यहां गिर गए फेरस आयन सॉल्यूशन में, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अंदर से होकर मेटल के बीच में होकर बी जगह पे पहुंचे। मेटल के बीच में से तो कनेक्शन होगा ना, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अंदर से होते हुए कहां पहुंचे, है ना, एट बी वो कैथोड का काम करेगा, एट बी कैथोड। अब ना ऑक्सीजन प्लस H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बेटा वाटर बन गया, और इस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल कुछ 1.23 वोल्ट है ना। वाटर प्लस हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये देखो ऑक्सीजन तो एयर में है, ये H सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है ना। तो ऑक्सीजन प्लस H प्लस ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो अंदर से ट्रेवल करके आए, क्या बन गया, रिडक्शन पोटेंशियल। बोलो पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब गेन करने की टेंडेंसी, इसलिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शन होंगे, अगर मैं दोनों को ज्वाइन करूं, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो आयरन प्लस हाफ ऑक्सीजन प्लस 2 टाइम्स H गिव्स फेरस आयन प्लस वाटर, है ना। ये सेल रिएक्शन, और इसके लिए ई सेल क्या आ जाएगा, ई कैथोड माइनस 1.23 माइनस इंटू माइनस 0.44, है ना बेटा, ये 1.67 वोल्ट कुछ आ गया। बताओ ई सेल पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, और अगर ई सेल पॉजिटिव आए मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ये रिएक्शन तो नेचुरली अपने आप हो सकती है। तो हमने इमेजिन किया कि आयरन के ऊपर ऐसे छोटे से मिनिएचर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गए। अब इन सारे सेल्स की वजह से जो आयरन है वो आहिस्ता आहिस्ता किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पहले फेरस में कन्वर्ट, और बेटा ये जो फेरस है ना ये दोबारा वाटर और ऑक्सीजन के साथ फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है ये जो फेरस है, आयरन 2 पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये बना लेता है फेरिक Fe2O3। तो नेक्स्ट स्टेप है ये जो फेरस बनता है ना, फेरस, दिस फेरस इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन, वाटर में ऑक्सीजन में डिसॉल्व है इनटू फेरिक, और ये सारा प्रोसेस अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। ई सेल क्या है, अगर ई सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, पॉसिबल है, अपने आप हो सकती है ना। और ये बन गया Fe2O3, और लास्ट में ये जो Fe2O3 है ये वाटर के साथ कंबाइन करके Fe2O3 इनटू एक्सटेंट वाटर की फॉर्म में ये डिपॉजिट होना शुरू कर देता है। और बेटा ये जो डिपोजिशन पता कहां पे होती है, यहां जहां पे फेरस गिर रहा है एनोड पर। बताओ आयरन कहां पे डिसॉल्व होता है, एनोड पर, और ये जो रस डिपॉजिट हो रही है ये भी कहां डिपॉजिट होती है, एनोड पर। तो आप देखेंगे एनोड पर रस डिपॉजिट होगा, ये जो रस जो है ना वाइस से डिपॉजिट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम एक्सप्लेन कर पाए कि आयरन आहिस्ता आहिस्ता रस में कैसे कन्वर्ट होता है ना। मैं फिर रिपीट करता हूं, इम्प्योरिटीज की वजह से बैंड्स के बारे में, बैंड और स्क्रैचेस भी होते हैं आयरन में, है ना। जितना पुराना कबाड़ वगैरह होगा जिसमें स्क्रैचेस है, बैंड्स है, वो सब फैसिलिटेट करता है रस्टिंग के प्रोसेस में। क्या मुझे बता सकते हैं प्योर आयरन में रस्टिंग क्यों नहीं होती, है ना, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं किया जा सकता, है ना। और मॉइस्चर होना, और एक क्वेश्चन आता, बताओ सी के पास रस्टिंग का रेट ज्यादा क्यों होता है ना, क्योंकि वाटर में ज्यादा साल्ट डिसॉल्व हो गए, जो अच्छे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव कर पाते हैं, है ना, ज्यादा रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से आयरन आहिस्ता रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना जरा, बड़ा ये जो आयरन है, ये आयरन मान लो ये आयरन का पीस है, इम्प्योर आयरन, इंपॉर्टेंट। अच्छा बताओ ये जो आयरन है फेरस बना रहा है, कहां बना रहा है, एनोड पर, है ना। अगर मैं आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल यहां आयरन के साथ यहां थोड़ी सी लगा दूं, ये इतनी, ये तो बहुत बड़ी बताई है मैंने, है ना। मैं ये आयरन है इसके ऊपर एक दबा लगा दूं, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव, है ना, LPBCS M, ये आ गया आयरन, है ना। और ये ऊपर वाले मेटल सब आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। मान लो मैं आयरन के ऊपर क्या लगा दिया, जिंक या एल्युमिनियम या मैग्नीशियम, बेटा मान लो आयरन के साथ मैंने यहाँ पे जिंक लगा दिया, थोड़ा सा बस टच कर दिया,
अब बेटा आयरन की रस्टिंग नहीं होगी, क्यों? नहीं बेटा प्लीज देखो, बताओ इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? बेटा जो जिंक है ना वो एनोड का काम करेगा और कॉपर आयरन, और भाई आयरन किसका काम करेगा? यहाँ आयरन किसका काम कर रहा है? अब यहाँ आयरन एनोड का काम ही नहीं करेगा, एनोड का काम कौन करेगा? अब बेटा जिंक जो है वो रस्ट होगा, पर जब तक जिंक का एक भी एटम है तब तक आयरन की रस्टिंग नहीं होगी, है ना? तो कोई भी मेटल, खाली जिंक नहीं, आयरन से ऊपर कोई भी मेटल लगा सकते हैं। बट ये जो ऊपर वाली अल्कली मेटल है ना, जनरली ये नहीं लगाते हम, क्योंकि ये तो एयर से खुद भी रिएक्ट कर जाती है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक कोई भी लगा सकता है ना? अच्छा आयरन से नीचे वाले जो मेटल है, मान लो MAZINT है ना, नीचे वाले मेटल है, अगर आप ये लगा दोगे ना तो आयरन की रस्टिंग और तेज हो जाएगी, क्योंकि मेटल्स में कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। आयरन के साथ निकल लगा दोगे तो बेटा आयरन जो है वो कैथोड का काम करेगा और निकल, है ना? और मेटल में कंडक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से ऐसा होता है कई बार। देखो देखो ये आयरन है ना, मैंने इसके ऊपर निकल प्लेट चढ़ा दी, बट जब तक ये ऊपर से बंद है और आयरन के टच पे ऑक्सीजन नहीं है तब तक रस्टिंग नहीं हो रही। लेकिन मान लो ये ऊपर से स्क्रैच पड़ गया तो थोड़ा सा टूट गया और आयरन बाहर निकल आया, बट जैसे आयरन बाहर निकलेगा ना उसके बाद बड़े जल्दी अंदर से सारा आयरन खत्म हो जाएगा। करने में प्लेटिंग हम जो है नीचे वाले मेटल की भी कर लेते हैं, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आयरन थोड़ा सा भी एक्सपोज हो गया ना फिर रेट ऑफ रस्टिंग मैनी फोल्ड इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंडक्टर एज कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रोलाइट, है ना? तो अगर देखो आयरन के ऊपर जिंक चढ़ाओ तो आप उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो जिंक की एक पतली सी लेयर चढ़ा बड़ी सेफ है, अगर वो लेयर टूट भी जाएगी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जिंक जो है वो एनोड का काम करेगा, आयरन इसको हम बोलते हैं एनोडिक प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं? हाँ, कई बार क्या करते हैं, देखो ये आयरन है, हम क्या करते हैं इसके साथ एक तार लगाते हैं वायर, और वायर के एंड में थोड़ा सा मैग्नीशियम लगा देते हैं। ये जो जमीन में नलके की पाइपें होती है ना उनको ऐसे प्रोटेक्ट किया जाता है, ये वाटर पाइप है, किसी बड़ी एक पाइप के साथ तार लगाते हैं, आगे क्या लगा देते हैं? मैग्नीशियम। आप बताओ आयरन और मैग्नीशियम कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो मैग्नीशियम जो है वो एनोड का काम करेगा, आयरन तो आयरन की रस्टिंग होगी, वो क्या होगा थोड़ी देर के बाद ये मैग्नीशियम खत्म हो जाएगा, आपको फिर नया मैग्नीशियम लगाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं? आयरन को हमने क्या बना दिया? कैथोड, है ना? कैथोडिक प्रोटेक्शन, या फिर बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय द सैक्रिफाइस ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है ना? तो इस तरह से आप रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना? इसके अलावा आजकल कुछ ना लिक्विड्स आ गए, एल्केलाइन फॉस्फेट्स बोलते हैं, पेंट की तरह, उनका पेंट कर देते हैं तो भी रस्टिंग प्रिवेंट हो जाती है। क्या होता है बेसिकली उससे ना पीएच कम हो जाता है। क्या कम हो जाती है? पीएच कम होगी तो HN कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, और HN कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो ये रिएक्शन प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना? तो एल्केलाइन फॉस्फेट्स कुछ कोट करते हैं, उसकी वजह से भी रस्टिंग जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। तो ये हल्का सा डिस्कशन था रस्टिंग ऑफ आयरन एंड इट्स प्रिवेंशन, ठीक है? चलिए बेटा यही था इस यूनिट में, अगला मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूं आपके साथ।